स्टार्ट किया जाए। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में लास्ट लेक्चर पर हम लोग हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर लिए थे और ये समझ लिए थे कि दो चीज़ें हैं, एक बैक्टीरिया जिसका नाम ई कोलाई है, एक वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है वो बैक्टीरियोफेज है। स्पेशली कोई एक बैक्टीरियोफेज है जिसका नाम T2 बैक्टीरियोफेज है, वो डीएनए कंटेनिंग वायरस होता है और उसके पास जेनेटिक मटेरियल के नाम पर डीएनए होता है और प्रोटीन कोट होती है। इस एक्सपेरिमेंट से हमको ये सिद्ध करना है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। तो कौन जेनेटिक मटेरियल है ये कंफर्म करने के लिए हर्शे एंड चेज ने दिमाग लगाया है, उसी को समझना है। तो जहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे कि दो प्रकार के बैक्टीरियोफेज बना लिए थे। एक ऐसा बैक्टीरियोफेज था जिसका डीएनए रेडियो एक्टिव फास्फोरस रखता था लेकिन प्रोटीन पर रेडियो एक्टिव सल्फर नहीं था। एक दूसरा बैक्टीरियोफेज था जिसकी प्रोटीन पर रेडियो एक्टिव सल्फर था लेकिन डीएनए पर रेडियो एक्टिव फास्फोरस नहीं था। दो टाइप के बना लिए थे। फिर अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। तो इनके एक्सपेरिमेंट में कुल 3 स्टेप होते हैं। एक होता है इन्फेक्शन, दूसरा है ब्लेंडिंग, तीसरा सेंट्रीफ्यूगेशन। एक तो क्वेश्चन यही हो गया कि हर्शे एंड चेज के एक्सपेरिमेंट के 3 स्टेप के नाम बताओ, तो कहोगे इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। सही क्रम बताओ तो सही क्रम आप ये बता दीजिएगा। अब तीनों स्टेप में क्या होता है स्टेप हो जाएंगे। स्टेप के बाद क्या एनालिसिस करेंगे उससे इनका रिजल्ट सामने आएगा कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है और प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। तो देखो क्या किया था इन्होंने। तो एक रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज ले लिया जिसमें रेडियो एक्टिव फास्फोरस कहाँ था, डीएनए पर, और रेडियो एक्टिव फास्फोरस है कौन सा, 32। इसकी प्रोटीन पर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है लेकिन डीएनए पर रेडियो एक्टिव फास्फोरस 32 है। ऐसे ही दूसरा बैक्टीरियोफेज ले लिया जो भी रेडियो एक्टिव है, इसमें रेडियो एक्टिव सल्फर है कहाँ, प्रोटीन कोट पर। ये देखें डीएनए पर कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं है, प्रोटीन पर सल्फर 35 है। अब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट इस बैक्टीरियोफेज का अलग चलेगा और इस बैक्टीरियोफेज का अलग पड़ेगा, लेकिन जो घटना इसके साथ करेंगे वही घटना उसके साथ करेंगे। तो क्या करना है, बैक्टीरियोफेज को अलाउ कर देना है कि वो इन्फेक्ट कर सके बैक्टीरिया को। इसको भी अलाउ कर देंगे और इसको भी अलाउ कर देंगे, दोनों बैक्टीरियोफेज को अलाउ करेंगे। मतलब अलग अलग मीडियम में चल रहा होगा। एक कल्चर प्लेट इस बैक्टीरियोफेज की होगी, एक कल्चर प्लेट उस बैक्टीरियोफेज की होगी। इस वाले से कहा गया कि आप ई कोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करो और इससे भी कहा गया कि किसी दूसरे ई कोलाई को तुम भी इन्फेक्ट करो। इन्फेक्शन वो प्रोसेस है, इन्फेक्शन वो प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरियोफेज अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करेगा, किसमें, बैक्टीरिया में। अब क्या ट्रांसफर करेगा यही सिद्ध करना है। अगर प्रोटीन ट्रांसफर कर दिया तो प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल, और डीएनए ट्रांसफर कर दिया तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल, दो क्या ट्रांसफर करेंगे। तो इनसे भी कहा गया इस वाले से कि आप ट्रांसफर करो और इस वाले से भी कहा गया आप ट्रांसफर करो। जितनी देर ट्रांसफर करने को अलाउ किया गया उतनी देर होता क्या है, जैसे मान लेते हैं कि ये बैक्टीरिया है और ये मान लेते हैं बैक्टीरियोफेज है। तो बैक्टीरियोफेज क्या करता है, बैक्टीरिया की सरफेस से अटैच हो जाता है और इसके अंदर का जो भी मटेरियल होगा वो अपना यहाँ भेजेगा। जितनी देर भेजना अलाउ करेंगे उतनी देर को आप क्या कहोगे, इन्फेक्शन। तो इस बैक्टीरियोफेज के पास जो ई कोलाई होंगे उसमें ये अपना इन्फेक्शन करेगा और इस बैक्टीरियोफेज के पास जो ई कोलाई होंगी वो उसमें अपना इन्फेक्शन करेगा। दोनों लोग इन्फेक्शन कर लेंगे। इन्फेक्शन के दौरान बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया की सरफेस से क्या होगा, अटैच हो जाएगा। एक निश्चित समय दे देंगे बैक्टीरिया कि मान लेंगे कि इन्फेक्शन हो गया होगा। जब इन्फेक्शन पूरा हो जाएगा तो घटना शुरू करेंगे ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग क्या होता है, सिस्टम को हिला डुला देना ब्लेंडर के द्वारा। तो जैसे हिलाएं डुलाएंगे वैसे होगा क्या, वायरस का जो कोट होगा
वो जो बैक्टीरिया से अटैच था वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। पहले इन्फेक्शन के दौरान अटैच हुआ था ना, अब वो अलग हो जाएगा। तो दूसरी घटना ब्लेंडिंग होगी। ब्लेंडिंग के दौरान रिमूव कर देंगे वायरस के पार्टिकल को। कहाँ से, बैक्टीरिया के सरफेस से। किसकी मदद से, ब्लेंडर। ब्लेंडर क्या होता है, जो मिक्स करता है। तो मिक्सिंग की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ब्लेंडिंग। तो सिस्टम को थोड़ा हिला डुला दें, इधर उधर कर दें, तो इसको ब्लेंडिंग कहते हैं। करने को ब्लेंडिंग कहते हैं, जिससे करेंगे वो ब्लेंडर होगा। और रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा कि वायरस के पार्टिकल हट जाएंगे। कहाँ से, बैक्टीरिया के सरफेस से। बात खत्म। अब देखिए फिर थोड़ी देर बाद तीसरी घटना करेंगे, ट्रांसफ्यूजन। इधर देखिए, ये मान लेते हैं कि कोई पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब है, इसको तेजी से घुमा दीजिए। इसको तेजी से क्या करिए, घुमा दीजिए। तो रिजल्ट देखो क्या है, जब किसी चीज को आप तेजी से घुमाओगे तो क्या होगा, जो भारी चीजें होंगी वो नीचे बैठ जाएंगी और जो हल्की चीजें होंगी वो ऊपर रह जाएंगी। तो सेल होते हैं भारी, वो नीचे बैठ जाएंगे, और फ्लूइड हल्का होता है, ऊपर चला आएगा। तो थोड़ी देर बाद स्थिति देखो क्या होगी, जब तेजी से घुमाएंगे तो वायरस के जो कोट है, वायरस का जो पार्टिकल है, वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। किससे, बैक्टीरिया से। तो स्थिति ये मिलेगी कि ऐसे मिल जाएगा, इसके ऊपर जो भरा होगा उसको सुपरनेटेंट कहोगे, और उसके नीचे जो होगा उसमें सेल होंगे। तो जब सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो इसको क्या लिखा है, सेंट्रीफ्यूगेशन होना चाहिए बेटा, सही कर लो जरा इसको। हो जाता है। हाँ, तो सबसे पहले इन्फेक्शन किया, जिसमें बैक्टीरिया से कहा कि आप, वायरस से कहा कि बैक्टीरिया की सरफेस पर अटैच हो जाओ और इन्फेक्शन कर लो। दूसरे स्टेप में ब्लेंडिंग, बेटा बातचीत, ब्लेंडिंग किया। और ब्लेंडिंग का पर्पज ये है कि वायरस के पार्टिकल या वायरस जो सरफेस से अटैच था वो थोड़ा सा अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए। और फिर बिल्कुल अलग करने के लिए क्या कर दिया, सेंट्रीफ्यूगेशन कर दिया। जब तेजी से घुमाएंगे तो जो हल्की चीजें होंगी वो ऊपर जाएंगी और जो भारी चीजें होंगी वो नीचे आ जाएंगी। तो ऊपर जो रह जाएगा उसको कहते हैं सुपरनेटेंट, और इसमें मिलेगा वायरस के कोट। और जो नीचे बैठ जाएंगे उनको कहेंगे सेल। इसमें ढेर सारे क्या मिलेंगे, बैक्टीरियल सेल। वही हाल इधर भी होगा, जो ऊपर मिलेगा वो सुपरनेटेंट और जो नीचे मिलेगा वो सेल। ऊपर मिलेगा उसमें वायरस कोट होंगे या बैक्टीरियोफेज होगा, और जो नीचे होगा उसमें ढेर सारे बैक्टीरियल सेल होंगे। ये एक्सपेरिमेंट है। तो एक्सपेरिमेंट सिंपल है, सबसे पहले इन्फेक्शन के अलाउ किया गया, फिर ब्लेंडिंग किया गया, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया। तीनों का रिजल्ट ये हुआ कि अंततः आपके हाथ में दो चीजें आ गई हैं, एक सुपरनेटेंट और सेल और दूसरा फिर सुपरनेटेंट और सेल। अब यहां से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होता है और उससे रिजल्ट स्टार्ट होते हैं। तो ऑब्जर्वेशन समझिएगा जरा। आप ये सोचिए कि इस पर्टिकुलर वायरस के डीएनए में रेडियो एक्टिविटी है। आपको ये बताया जाए कि जो सुपरनेटेंट है उसमें रेडियो एक्टिविटी नहीं थी, नो रेडियो एक्टिविटी। अगर ऐसा कहा जाए कि यहां रेडियो एक्टिविटी नहीं है लेकिन यहां रेडियो एक्टिविटी है, इसका मतलब क्या है, बस यही बताना है। कहा गया सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिविटी नहीं है जबकि सेल के अंदर रेडियो एक्टिविटी है। इस वाले एक्सपेरिमेंट में इसका उल्टा यहां है। यहां कहा गया कि सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट है और सेल में नो रेडियो एक्टिविटी। ये दो ऑब्जर्वेशन। इस वाले एक्सपेरिमेंट में अंत में सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली, सेल में रेडियो एक्टिविटी मिली। और इस वाले एक्सपेरिमेंट के अंत में सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिविटी मिली और सेल में रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली। ठीक, ये ऑब्जर्वेशन है। अब इसका आपको कंक्लूजन बताना है बस। तो कंक्लूजन सुने कैसे, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ जो बैक्टीरियोफेज है उसके प्रोटीन के पास रेडियो एक्टिविटी थी
और प्रोटीन कोट कहाँ पड़े हैं? सुपरनेटेंट में, वहां रेडियो एक्टिविटी है। सेल के अंदर रेडियो एक्टिविटी नहीं है। आप सोचो, अगर बैक्टीरियोफेज से प्रोटीन बैक्टीरिया के अंदर आई होती, सीधा सोचो कि अगर बैक्टीरियोफेज से प्रोटीन बैक्टीरिया के अंदर आई होती तो बैक्टीरिया की सेल के अंदर रेडियो एक्टिविटी मिलती जरूर, जबकि बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिविटी नहीं है। इसका मतलब बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन नहीं आई। फिर से सुन लेते हैं, इस बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन के पास रेडियो एक्टिविटी है। इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन के पास बाद दो चीजें मिली, सुपरनेटेंट मिला और सेल मिला। आप ये सोचो कि यदि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो प्रोटीन ही वायरस से बैक्टीरिया के अंदर आता तो सेल के अंदर प्रोटीन आती, और अगर सेल के अंदर प्रोटीन आती तो सेल के अंदर क्या मिलती? रेडियो एक्टिविटी मिलती, लेकिन मिली नहीं। इससे सिद्ध क्या होता है? तो इससे सिद्ध होता है कि प्रोटीन वायरस से बैक्टीरिया में नहीं आई, और अगर प्रोटीन वायरस से बैक्टीरिया में नहीं आई है तो फिर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, वो इधर से सिद्ध हो गया। अब इधर आ जाओ, डीएनए के पास रेडियो एक्टिविटी है और मान लेते हैं कि डीएनए ट्रांसफर होता है। तो यदि डीएनए ट्रांसफर होता होगा वायरस से बैक्टीरिया में तो बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिविटी मिलनी चाहिए, और यहां मिल गई। बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिविटी मिल गई, इसका मतलब है कि वायरस से डीएनए ही बैक्टीरिया में आया है। अगर डीएनए ही बैक्टीरिया में आया है तो फिर डीएनए ही क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। ये वाला लाइन ये सिद्ध करती है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, और वो लाइन सिद्ध करती है कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। फिर से हम कंक्लूजन सुना लेते हैं, फिर लिख लेंगे। दो प्रकार के बैक्टीरियोफेज थे, दोनों से अलग अलग इन्फेक्शन कराया गया, दोनों से अलग अलग ब्लेंडिंग कराई गई, दोनों से अलग अलग सेंट्रीफ्यूगेशन कराया गया। रिजल्ट ये हुआ कि दोनों के आखिरी में दो चीजें मिली, सेल मिली, सुपरनेटेंट मिला, सेल मिली, सुपरनेटेंट मिला। जब इस वाले बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्शन कराया गया था तो इस वाले बैक्टीरियोफेज में रेडियो एक्टिविटी प्रोटीन में थी। अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो प्रोटीन ही बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया में जाता, और अगर प्रोटीन जाती बैक्टीरिया के अंदर तो बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिविटी मिलती, लेकिन यहां मिली नहीं। इसका मतलब है बैक्टीरियोफेज से प्रोटीन ट्रांसफर नहीं हुई। इसका मतलब है कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं। अब इधर आ जाओ, इस वाले में देखो, डीएनए के पास रेडियो एक्टिविटी है। अगर डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा तो वही ट्रांसफर हुआ होगा, और अगर वो ट्रांसफर हुआ होगा तो बैक्टीरिया के अंदर पहुंचा होगा, तो बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिविटी भी पहुंच जाएगी। यहाँ बैक्टीरिया के अंदर क्या मिली? रेडियो एक्टिविटी मिल गई। इसका मतलब है बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया में डीएनए ट्रांसफर हुआ, और जो ट्रांसफर हुआ होगा उसी को हम जेनेटिक मटेरियल मानेंगे। तो यहाँ सिद्ध हो रहा है कि डीएनए ट्रांसफर हुआ है तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। वहां सिद्ध हो रहा है कि प्रोटीन ट्रांसफर नहीं हुआ है, उससे क्या हुआ? सिद्ध हो रहा प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। क्लियर? पढ़ा लो, पहले एनसीईआरटी में लाइनें पढ़ेंगे फिर उसको लिखेंगे। ये बढ़ाओ, ये और ये। हो गया? तो इसके नीचे लिख दीजिएगा, इसके नीचे एरो करके, और इसके नीचे एरो करके लिख दीजिएगा। इसके नीचे लिख दीजिए डीएनए पास फ्रॉम, इस एक्सपेरिमेंट के नीचे लिखिएगा, इस एक्सपेरिमेंट के नीचे डीएनए पास फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया।
डीएनए पास फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया। और इसके नीचे लिख दीजिए, इसके नीचे प्रोटीन नॉट पास फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया। प्रोटीन नॉट पास, इसमें लिखिएगा प्रोटीन नॉट पास फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया। एक लाइन जरा लिख लीजिए। बैक्टीरियोफेज विद रेडियो एक्टिव डीएनए, अगर इससे इन्फेक्शन कराया गया तो बताओ बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव हुए थे कि नहीं हुए थे? रिजल्ट ये हुआ था, बैक्टीरिया बिकम रेडियो एक्टिव। और इससे सिद्ध क्या हो गया? इससे सिद्ध हो गया कि डीएनए ही पास हुआ है फ्रॉम बैक्टीरियोफेज टू बैक्टीरिया। और अगर डीएनए पास हुआ है तो फिर डीएनए ही क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। तो इससे सिद्ध हो गया कि डीएनए ही क्या है? जेनेटिक मटेरियल। दूसरा बैक्टीरियोफेज लिए, बैक्टीरियोफेज विद रेडियो एक्टिव प्रोटीन, और इससे इन्फेक्शन करा दिया गया। तो बताओ बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं हुआ था। बैक्टीरिया not become रेडियोएक्टिव। इसका मतलब क्या है? प्रोटीन नॉट पास फ्रॉम बैक्टीरियोफेज टू बैक्टीरिया। तो सिद्ध क्या हो गया? प्रोटीन नहीं है, अतुल बातचीत ना करो। कहां थे? यहां से पढ़ना। देखो अतुल, नहीं समझ में आ रही बात? यहां स्टिक करो। द unequivocal proof that DNA is the genetic material come from experiment of Alfred Hershey and Martha Chase 1952। इन्होंने काम किया था वायरस के साथ जो इन्फेक्ट करता था बैक्टीरिया को। कहते क्या थे? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज अटैच करते हैं बैक्टीरिया के सरफेस पर, और इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इंटर हो जाता है बैक्टीरियल सेल में। बैक्टीरियल सेल वायरस के जेनेटिक मटेरियल को अपना मान लेते हैं, और उसके आगे फिर फायदा क्या होगा? वायरस के पार्टिकल बनेंगे।
ये आगे हम लोग बायोटेक में पढ़ेंगे और उसमें एड्स में पढ़ेंगे। हर्शे और चेज ने डिस्कवर किया क्या, कि जो प्रोटीन है या डीएनए है वायरस की, ये पता करना है कि कौन इंटर करता है बैक्टीरिया में। इन्होंने ग्रो कराया कुछ वायरस को एक मीडियम में जिसमें क्या था, रेडियो एक्टिव फास्फोरस था, और एक दूसरे मीडियम में क्या था, रेडियो एक्टिव सल्फर था। जो वायरस रेडियो एक्टिव फास्फोरस में ग्रो कर गए उनका रेडियो एक्टिव डीएनए हो गया, लेकिन नहीं हुआ क्या, रेडियो एक्टिव प्रोटीन। क्यों, तो बिकॉज लिखा है तो असर्शन रीजन। क्यों, डीएनए में फास्फोरस है और प्रोटीन नहीं। और वो वायरस जो ग्रो किए थे किसमें, रेडियो एक्टिव सल्फर वाले में, उसमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन तो हो गई लेकिन क्या नहीं हुआ, रेडियो एक्टिव डीएनए। क्यों, तो कहोगे डीएनए में क्या नहीं है, सल्फर। फिर एक्सपेरिमेंट किया तो रेडियो एक्टिव फेज से कहा कि आप अटैच हो जाओ कहाँ, ई कोलाई के सरफेस पर और इन्फेक्शन कर दो। फिर वायरस कोट को रिमूव कर दो कहाँ से, बैक्टीरिया से। एजिटेट करो सिस्टम, किससे, ब्लेंडर। फिर वायरस पार्टिकल को रिमूव कर दो कहाँ से, बैक्टीरिया से, बाई स्पिनिंग, या इसको सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं, इन ए सेंट्रीफ्यूज। ये जो लिखा है ये पैराग्राफ, ये रिजल्ट लिखा है। तो पहले एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। यहाँ रेडियो एक्टिव सल्फर है मतलब प्रोटीन है, और यहाँ रेडियो एक्टिव डीएनए है। ठीक, यहाँ भी इन्फेक्शन कराने दिया, यहाँ से ब्लेंडिंग कर दिया, पार्टिकल को अलग कर दिया, और फिर यहाँ सेंट्रीफ्यूगेशन कर दिया। और सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो रिजल्ट देखो क्या मिला, सेल में रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली। मिली कहाँ, सुपरनेटेंट में। और यहाँ सेल ही में क्या मिल गई, तो कहाँ नहीं मिली, सुपरनेटेंट में। सारा खेल इसका है, सेल में रेडियो एक्टिविटी मिली या सेल में रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली, इससे देखना है। इस केस में सेल में रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली, इससे सिद्ध होता है कि प्रोटीन नहीं आई। और इसमें सेल में रेडियो एक्टिविटी मिली, इससे सिद्ध होता है कि डीएनए आया। अब रिजल्ट देखो, लाइन याद जरूर कर लेंगे। बैक्टीरिया जो इन्फेक्ट होता है उस वायरस से जिसमें क्या था, रेडियो एक्टिव डीएनए था, वो बैक्टीरिया ही क्या हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया। ये क्या बताता है, ये बताता है कि डीएनए ही वो मटेरियल है जो पास हुआ है कहां से, वायरस से बैक्टीरिया। ये बात खत्म। फिर दूसरा बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो इन्फेक्ट हुआ है उस वायरस से जिसमें क्या है, रेडियो एक्टिव प्रोटीन, वो क्या नहीं हुआ, रेडियो एक्टिव नहीं हुआ। ये क्या बताता है कि प्रोटीन पास नहीं हुई है कहां से, डू नॉट इंटर इन बैक्टीरिया फ्रॉम वायरस। तो फाइनली क्या सिद्ध हो गया, डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल जो पास होता है वायरस से। इतनी सी बात है। ठीक, हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल में बहुत सारी बातें लिखी और बहुत सवाल है। पहला सवाल कि किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को आप जेनेटिक मटेरियल मानोगे कब, सिर्फ हर्शे एंड चेज के एक्सपेरिमेंट में डीएनए पास हो गया इस नाते हम डीएनए को जेनेटिक मटेरियल मान ले, ऐसा भी नहीं है। जेनेटिक मटेरियल मानने की शर्तें हैं, 4 शर्तें एनसीईआरटी में लिखी हैं। चारों शर्तों के नाम आपको याद होने चाहिए। पहली शर्त है कि अगर किसी मॉलिक्यूल को आप जेनेटिक मटेरियल मान रहे हो तो उस मॉलिक्यूल के पास ये योग्यता होनी चाहिए कि वो अपनी कॉपी बना सके। अपनी कॉपी बना सकने का मतलब है यदि डीएनए है तो डीएनए बना ले, आरएनए है तो आरएनए बना ले, और प्रोटीन है तो प्रोटीन बना ले। 3 ही ऑप्शन तो हैं। तो पहली शर्त है कि उसको क्या बना लेना चाहिए, अपनी कॉपी। अभी लिखना नहीं बेटा, एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त है कि वो मॉलिक्यूल केमिकली और फिजिकली
दोनों स्टेबल होना चाहिए, केमिकली और स्ट्रक्चरली क्या होना चाहिए, स्टेबल। इसका क्या मतलब है आगे बताएंगे, काफ़ी डिटेल में इसकी चर्चा है। तीसरी शर्त है उस मॉलिक्यूल में इतनी भी ज़्यादा स्टेबिलिटी ना हो कि बिल्कुल बदलाव ही ना हो, वेरिएशन आए ही ना। तो वेरिएशन नहीं तो इवोल्यूशन फिर कैसे होगा, मतलब इतना स्टेबिलिटी ना हो, थोड़ी स्कोप हो किसका, चेंज का, मतलब म्यूटेशन का, तभी तो क्या आएगा, इवोल्यूशन होगा। और चौथी चीज है कि उसके पास ये योग्यता होनी चाहिए कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, किस फॉर्म में, मेंडेलियन कैरेक्टर। तो 4 शर्तें हैं, जो इन चारों शर्तों का पालन करेगा वो जेनेटिक मटेरियल माना जाएगा, और जो पालन नहीं करेगा वो माना नहीं जाएगा, भले ही वो हर्शे और चेज वाले एक्सपेरिमेंट में वायरस से बैक्टीरिया में चला आया, उससे कोई मतलब नहीं है। वायरस से बैक्टीरिया में आने वाले से अंदाजा तो लग गया है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बगल में आरएनए भी तो है। अगर मान लो उस वायरस में आरएनए होता, बैक्टीरियोफेज में आरएनए होता, और वहां से निकल के बैक्टीरिया के अंदर आ जाता, तब तो हम आरएनए को जेनेटिक मटेरियल मान लेते, ना मान लेते? नहीं समझे बात? आपने जो बैक्टीरियोफेज लिया था उसमें डीएनए था, वो ट्रांसफर हुआ, आपने मान लिया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। हमारा कहना है कि उस बैक्टीरियोफेज में अगर आरएनए होता तो आरएनए ट्रांसफर हो जाता, तो किसको मान लेते, आरएनए को मान लेते। तो आरएनए भी तो बगल में खड़ा करा, हम जेनेटिक मटेरियल हैं। प्रोटीन ने तो हार मान ली, चलो ठीक है कि हम जेनेटिक मटेरियल नहीं है, आरएनए काहे हार मानेगा, उसको भी तो क्वालिटी है उसके पास। तो इस हेडिंग में हमको ये समझना है कि डीएनए बेहतर जेनेटिक मटेरियल है कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल बेहतर, ठीक है। तो ओवरव्यू समझ में आ गया। तो 4 लाइनें पहले लिख लेंगे, क्या कि यदि किसी मॉलिक्यूल को हम जेनेटिक मटेरियल मानेंगे तो उसके पास 4 शर्तें उसको फुलफिल करनी पड़ेगी। पहली शर्त है एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, अपनी कॉपी बनाओ, रेप्लिकेशन करो। दूसरी शर्त है स्टेबल होना चाहिए, इसे केमिकली और स्ट्रक्चरली, लेकिन उसमें इतना स्कोप होना चाहिए कि कुछ स्लो चेंजेज हो सके, म्यूटेशन हो सके, इवोल्यूशन हो सके, नई चीज बन सके। और चौथा, उसको एक्सप्रेस करना चाहिए किस फॉर्म में, मेंडेलियन कैरेक्टर के फॉर्म में। यदि ये चारों शर्तें कोई पूरी करेगा तो हम उसको क्या मान लेंगे, जेनेटिक मटेरियल मान लेंगे। लिखो, तो हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। 4 शर्तें हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल में 4 शर्तें हैं। मस्ट फुलफिल 4 कंडीशन। तो पहली कंडीशन कौन सी है, दूसरी कंडीशन कौन सी है, तीसरी कौन सी है, चौथी। पहली है able to generate its replica, मतलब क्या कर सकता हूं। दूसरी शर्त है स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। तीसरी है स्कोप फॉर स्लो चेंजेज या म्यूटेशन फॉर और चौथी शर्त है इन 4 शर्तों का जो पालन करेगा
उसको हम जेनेटिक मटेरियल मानेंगे। पहली शर्त, एबिलिटी ऑफ रिप्लिकेशन। बस 2 लाइनें सुन लीजिए फिर लिखिएगा। इधर देखिए, हमारे पास 3 लोग हैं, प्रोटीन है, डीएनए है और आरएनए है। इन तीनों लोगों से कहा कि चलो कंपटीशन है, ये सिद्ध करना है कि कौन जेनेटिक मटेरियल है। और पहली शर्त ये है, क्या बना के दिखाओ, कॉपी बना के दिखाओ। तो डीएनए ने तुरंत अपनी कॉपी डीएनए बना ली और आरएनए ने भी अपनी कॉपी आरएनए बना ली, प्रोटीन नहीं बना पाई। कहा इनको पहले ही स्टेप पे बाहर करूं, तो पहली ही जो शर्त है उसी में प्रोटीन फेल हो गई और कॉपी नहीं बना पाई। प्रोटीन फेल टू मेक कॉपी। तो इसी समय सिद्ध हो गया क्या, प्रोटीन नॉट सही है। अच्छा, तो डीएनए भी खुश हैं, आरएनए भी खुश हैं कि भाई हम लोगों ने अपनी कॉपी बना ली। तो डीएनए और आरएनए मेक कॉपी ऑफ ओन। इससे क्या सिद्ध हो गया कि डीएनए और आरएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए एंड आरएनए बोथ क्या है, जेनेटिक मटेरियल। डीएनए भी खुश है, आरएनए भी खुश है। जानते हो क्यों? कि प्रोटीन को बाहर कर दिया गया है। वो तो है नहीं, हम ही लोग हैं। तो डीएनए आरएनए को बधाई दे रहे हैं, आरएनए डीएनए को बधाई दे रहे हैं कि चलो भाई हम लोग ये कंपटीशन जीते हैं, कि प्रोटीन को बाहर किया। अभी तो 3 शर्तें और है ना, अभी देखेंगे। अभी एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाएंगे, अभी मिला रहे हैं। क्यों? प्रोटीन को बाहर किए। सवाल ये है कि कॉपी क्यों बना ले गए। जैसे कहोगे क्यों बना ले गए, वैसे हम पूछेंगे क्यों नहीं बना पाए। भाई आप सोचो, ये लोग कॉपी बना ले गए और ये नहीं बना पाए, तो कोई तो कारण रहा होगा ना। तो ध्यान से सुनना, डीएनए और आरएनए में बेस पाए जाते हैं और बेस की होती है कॉम्प्लीमेंटरिटी। ए की जगह टी और टी की जगह ए, या ए की जगह यू, यू की जगह ए, ऐसा कुछ कर सकते हैं ना। जी की जगह सी, सी की जगह जी। तो यहाँ कॉम्प्लीमेंटरिटी बेस में है। इसी नाते आप डीएनए से डीएनए बना सकते हो, डीएनए से आरएनए बना सकते हो, आरएनए से आरएनए बना सकते हो, क्योंकि वहां कॉम्प्लीमेंटरिटी है। प्रोटीन के पास है अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड में कोई कॉम्प्लीमेंटरिटी का ला नहीं है कि यहाँ अगर टायरोसिन अमीनो एसिड है तो सामने वाली प्रोटीन में क्या लगा लेंगे, फिनाइल एलानाइन लगा लेंगे। ऐसा कोई नियम नहीं है। तो प्रोटीन नहीं बना पाई, क्यों? क्योंकि अमीनो एसिड में कोई कॉम्प्लीमेंटरिटी नहीं होती। और डीएनए आरएनए बना ले गए, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेस में क्या पाई जाती है, कॉम्प्लीमेंटरिटी पाई जाती है। तो नहीं बना पाए, क्यों? बिकॉज नो कॉम। और ये क्यों बना ले गए? बिकॉज कंप्लीमेंटरिटी
बिटवीन बेस प्रेजेंट इन देम। समझ में आई बात? कॉम्प्लीमेंटरिटी थी, इस चक्कर में कॉपी बन गई। कॉम्प्लीमेंटरिटी नहीं थी तो कॉपी नहीं बनी। प्रोटीन बेचारा बाहर, डीएनए आरएनए अंदर। दोनों लोग खुश हैं कि हम दोनों लोग जेनेटिक मटेरियल हैं। ठीक, शर्त बदल दी गई। शर्त कौन सी है? शर्त है स्टेबिलिटी। तो आगे बढ़े, लिखते चलो। दूसरी शर्त स्टेबिलिटी। जब स्टेबिलिटी की बात आई तो प्रोटीन तो कंपटीशन में ही नहीं है, वो तो पहले बाहर हो गया। अब बचा कौन है? डीएनए और आरएनए। चलो कहा स्टेबिलिटी दिखाओ भाई, किसके पास ज्यादा स्टेबिलिटी है। तो डीएनए के पास स्टेबिलिटी ज्यादा मिली। उसके पास कई कारण है, मैं सब बता चुका हूँ। डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, डीएनए में बेस पेयरिंग होती है, डीएनए में हाइड्रोजन बांड होता है, और डीएनए में सेकंड नंबर कार्बन पर OH नहीं होता है, तो रिएक्टिव भी तो कम होगा। और थाइमीन होता है यूरेसिल की जगह। ये 5 कारण हैं डीएनए की स्टेबिलिटी के ज्यादा। अब आरएनए देखते हैं। आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है। आरएनए क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड है। बेस पेयरिंग भी यहाँ नहीं पाई जाती है, और हाइड्रोजन बांड भी नहीं पाए जाते, और यूरेसिल है किसकी जगह? थाइमीन की जगह। और सेकंड नंबर कार्बन पर OH है एज ए रिएक्टिव ग्रुप। तो बताओ रिएक्टिविटी जिसकी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। तो आरएनए रिएक्टिव ज्यादा है तो स्टेबल कम है, और डीएनए रिएक्टिव कम है तो स्टेबल ज्यादा है। तो स्टेबिलिटी में कौन जीता? स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए इज मोर देन आरएनए। एक बात, डीएनए स्टेबल ज्यादा है, रिएक्टिव कम है। क्यों? 5 कारण। क्या क्या? डबल स्टैंडर्ड है, बेस पेयरिंग है, हाइड्रोजन बांड है, OH सेकंड नंबर पर नहीं है, और थाइमीन है यूरेसिल की जगह। और आरएनए लेस स्टेबल है, मोर रिएक्टिव है। क्यों? 5 वही कारण लिखो। लिख लीजिए डीएनए, बातचीत ना करें। डीएनए मोर स्टेबल देन आरएनए। तो अभी डीएनए आरएनए एक दूसरे को बधाई दे रहे थे, अब नहीं देंगे क्योंकि डीएनए की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। दूसरा कंपटीशन कौन जीता? डीएनए। डीएनए मोर स्टेबल बट लेस रिएक्टिव देन क्या? आरएनए। कारण बताओ। पहला कारण डबल स्टैंडर्ड। दूसरा कारण बेस पेयरिंग बिटवीन बोथ स्ट्रैंड, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन बेसेज चौथा OH एब्सेंट एट कहाँ? सेकेंड कार्बन। और 5वां थाइमीन प्रेजेंट
इन प्लेस ऑफ आरएनए क्या है? लेस स्टेबल बट मोर रिएक्टिव देन क्या? डीएनए। कारण कारण सब उल्टा कर देना है, डबल की जगह सिंगल स्ट्रैंडेड और कारण बताओ। नो बेस पेयरिंग। नो रिएक्टिव ग्रुप OH प्रेजेंट है कहां पर? और सबसे आखिरी तो इस शर्त के हिसाब से, पिछली शर्त के हिसाब से ये पता चला था कि दोनों जेनेटिक मटेरियल है। इस शर्त से क्या पता चला? इस शर्त से पता चला कि डीएनए बेटर जेनेटिक मटेरियल है। क्यों? स्टेबिलिटी ज्यादा है। इस शर्त में कौन जीता? इस शर्त के हिसाब से डीएनए बेटर जेनेटिक है। चलो तीसरी शर्त। तीसरी शर्त कौन सी थी? एबिलिटी ऑफ म्यूटेशन। ये बताओ, म्यूटेशन का मतलब चेंज हो जाना। म्यूटेशन का मतलब चेंज हो जाना। तो चेंज कैसे होगा? अगर कोई स्टेबल होगा तो चेंज होगा। तो डीएनए स्टेबल ज्यादा है तो चेंज बहुत मुश्किल से होगा, और आरएनए स्टेबल कम है और एक्टिव ज्यादा है तो चेंज भी जल्दी होगा। तो चेंज में कौन जीतेगा? आरएनए। तो ध्यान सुनिएगा, आरएनए डीएनए स्टेबल ज्यादा है, रिएक्टिव कम है, इसी नाते डीएनए में स्लो चेंज आएंगे या म्यूटेशन बहुत स्लो रेट से होगा। जबकि आरएनए की बात करेंगे तो आरएनए स्टेबल कम है, रिएक्टिव ज्यादा है तो कैटालिटिक भी ज्यादा होगा, इसी नाते चेंज इसमें क्या होंगे? जल्दी आएंगे। तो बताओ फास्ट म्यूटेशन किसमें होंगे? आरएनए में। तो इस शर्त में कौन जीता? आरएनए। लिखो। डीएनए क्या? मोर स्टेबल बट लेस रिएक्टिव। तो रिजल्ट में क्या होगा? रिजल्ट में ये होगा कि म्यूटेशन स्लो रेट से होगा। अच्छा, आरएनए लेस स्टेबल बट मोर रिएक्टिव। तो बताओ म्यूटेशन कैसे होगा? म्यूटेशन फास्ट रेट से। इसका एग्जाम्पल दिया है।
ऐसे वायरस कंटेनिंग आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल, जैसे दो नाम याद रखो, एक है टोबैको मोजैक वायरस और क्यूबी बैक्टीरियोफेज। एक और लिख लो अपनी तरफ से, कोरोना। सुन लो, कोरोना वायरस आरएनए कंटेनिंग था, ध्यान सुनना। तो जिस वायरस में आरएनए होगा, जिस वायरस में आरएनए होगा, बताओ उसका म्यूटेशन फास्ट होगा कि स्लो होगा? तो वो इवोल्यूशन जल्दी करेगा कि देर में करेगा? और अगर इवोल्यूशन जल्दी करेगा तो जल्दी ही नया बन जाएगा। तो कौन से वायरस हैं जो अपने जीवन काल में ही बहुत जल्दी बदल जाते हैं? तो कहो कि कौन से वाले? आरएनए वाले। तो आरएनए कंटेनिंग वायरस ज्यादा खतरनाक है। म्यूटेट एंड इवाल्व फास्टर, तेजी से इवाल्व हो जाएंगे। इनकी शॉर्ट लाइफ स्पान होगी। चौथी शर्त कौन सी है? एक्सप्रेशन एज मेंडेलियन कैरेक्टर। अब कैरेक्टर तो बाहर दिखाई पड़ेगा, नहीं तो फिनोटाइप होता है ना कैरेक्टर का मतलब, फिनोटाइप। तो देखो कैसे एक्सप्रेस करेगा। तो देखो आरएनए की अगर हम बात करें, आरएनए सीधे क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। और प्रोटीन से फिर कोई ना कोई फंक्शन होगा या कोई ना कोई फिनो, तो आरएनए सीधे एक्सप्रेस करेगा और फिनोटाइप दिखा देगा। अब डीएनए देखो, डीएनए के पास बड़ी समस्या आ गई। डीएनए सीधे प्रोटीन नहीं बन सकती है, तो अब आरएनए से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया पहले हमको क्या बना लेने दो, आरएनए, फिर क्या बनेगी? प्रोटीन। और फिर क्या होगा? फंक्शन या। तो बताओ इस शर्त में कौन जीता? आरएनए जीता। आरएनए डायरेक्ट अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, लेकिन डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए किस पर डिपेंडेंट है? हैं? किस पर डिपेंडेंट है? आरएनए पर। दो लाइनें लिख लो। आरएनए डायरेक्टली एक्सप्रेस itself, लेकिन डीएनए डिपेंड ऑन आरएनए फॉर इट्स एक्सप्रेशन। क्योंकि सारा मामला किसका है? प्रोटीन सिंथेसिस का है। तो प्रोटीन सिंथेसिस की जो मैकेनिज्म है वो इवॉल्व हुई है किसके अराउंड? तो आंसर क्या देंगे?
आरएनए। तो एक्सप्रेस करने वाले मामले में आरएनए जीत गया, म्यूटेशन में भी जीत गया है। तो फाइनली कौन जीता? डीएनए। बेईमानी कर ली गई। देखो क्या हुआ है। तो दोनों लोग कह रहे हैं कि अच्छा ऐसा करते हैं कि डीएनए और आरएनए दोनों को जेनेटिक मटेरियल मान लेते हैं, और यही अंतिम सत्य है। आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल है। बस ये देखा गया कि मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है और कुछ ऑर्गेनिज्म में आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन आरएनए के पास डाइवर्सिटी है फंक्शन की। वो कहीं एडाप्टर का काम कर लेता है, कभी स्ट्रक्चरल का काम कर लेता है, कभी कैटालिटिक काम कर लेता है, कुछ भी कर लेता है। और जेनेटिक मटेरियल तो होता ही है। जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस और क्यूबी बैक्टीरियोफेज का नाम दिया है, वहां आरएनए है। फिर भी हार मानने को डीएनए तैयार नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। कंक्लूजन लिखा है कि डीएनए प्रीफर्ड जेनेटिक मटेरियल है। कब? तो जब हमको जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना होगा। अगर जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है तो हमको ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए जो स्टेबल ज्यादा हो। तो उसमें कौन बेहतर? डीएनए बेहतर है। लेकिन यदि एक्सप्रेशन की बात आए, अगर एक्सप्रेशन की बात आए तो बेटर कौन है? तो आरएनए। ठीक है, तो ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, चल ही रही है। कभी आरएनए जीत जाता है, कभी डीएनए। यहां तक बिल्कुल क्लियर। तो अब कंक्लूजन लिख लो। कंक्लूजन, डीएनए act as genetic material for most of organism। डीएनए प्रीफर्ड है जेनेटिक मटेरियल फॉर, किसके लिए? स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब आ जाओ आरएनए। आरएनए काम करता है एज ए जेनेटिक मटेरियल इन सम ऑर्गेनिज्म, जैसे कि सम वायरस, जैसे कि टोबैको मोज़ेक वायरस एंड क्यूबी बैक्टीरियोफेज। लेकिन आरएनए प्रीफर्ड है जेनेटिक मटेरियल, किस मामले में? फॉर एक्सप्रेशन, यदि एक्सप्रेस करना है कैरेक्टर को। फॉर एक्सप्रेशन, या ये भी तो कह सकते हो ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो यदि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कहीं स्टोर करना है तो बेहतर कौन है? डीएनए। और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाना है तो आरएनए बेहतर है। चलो, हेडिंग पढ़ गया है, एनसीईआरटी खोलो। क्लियर हो गया है तक सब? बातचीत ना करें, इधर देखिए।
फ्रॉम द फोरगोइंग डिस्कशन इट इज क्लियर दैट, जो डिबेट हो रही थी किसके बीच, प्रोटीन और डीएनए के बीच, वो पूरी तरीके से रिजॉल्व हो गई। किसके पक्ष में, डीएनए के पक्ष में। किसके हिसाब से, हर्शे एंड चेज। ये बिल्कुल फैक्ट हो गया कि डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन अभी भी बिकेम क्लियर दैट कि कुछ वायरस में जो आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस जैसे, तो ये भी हार मानने को तैयार नहीं है। आंसर टू द सम ऑफ क्वेश्चन सच एज, क्यों डीएनए प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल है जबकि आरएनए कई काम कर लेता है, मतलब मैसेंजर का भी काम करता है, एडाप्टर का भी काम करता है। ठीक है, क्या केमिकल डिफरेंस है दोनों के बीच, अगर रिकॉल करो दो केमिकल डिफरेंस, तो वो सब आपको बता ही चुका हूँ। एक मॉलिक्यूल जिसको हम जेनेटिक मटेरियल मानेंगे उसको 4 शर्तें माननी पड़ेगी। कौन सी 4 शर्तें? तो पहली शर्त है कि उसके अंदर योग्यता हो कि वो जनरेट कर सके रेप्लिका। दूसरी शर्त है कि वो स्टेबल केमिकली और स्ट्रक्चरली। तीसरी शर्त है कि उसमें स्कोप हो किसका, स्लो चेंज का। और चौथी शर्त है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करता हो किस फॉर्म में, मेंडेलियन कैरेक्टर के फॉर्म में। इफ वन, अगर कोई एग्जामिन करे सारी रिक्वायरमेंट को 1 by 1, तो शुरू करते हैं। पहला रूल किसका, पेयरिंग एंड कॉम्प्लीमेंटरिटी का। हमको कहाँ मिलेगा, डीएनए में भी आरएनए में भी। इसी नाते इनके सबके पास योग्यता है कि वो क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन बाकी मॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन, ये फेल हो गए, फुलफिल फर्स्ट क्राइटेरिया, जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल इनफ, इसमें नहीं चेंज होना चाहिए। इन डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल, जीवन की लाइफ साइकिल से चेंज नहीं होना चाहिए, ना एज से होना चाहिए, ना फिजियोलॉजी चेंज होने से कोई चेंज होना चाहिए। ये यहाँ से यहाँ तक इसको पैराग्राफ में कर दो या ऐसे ऐसे कर दीजिए। ये इतना जो हिस्सा लिखा है जनरल बात लिखी है कि पीछे जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट पढ़े थे वहाँ बैक्टीरिया को गर्म करने पर मार दिया गया था लेकिन डीएनए खराब नहीं हुआ था। ये स्टेबिलिटी ही तो सिद्ध करता है। क्यों, गर्म करने पर दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं और टेम्परेचर जैसे सही होता है जुड़ जाते हैं। तो ये लिखा है स्टेबिलिटी एक प्रॉपर्टी है जेनेटिक मटेरियल की, ये पहले से ही प्रमाणित हो चुकी। किसमें, इस एक्सपेरिमेंट में। क्यों, जिस गर्मी ने मार दिया था किसको, बैक्टीरिया को, वो किसको नहीं मार पाई, प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल को मार नहीं पाई। आज इसी बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे, जो डीएनए हैं उनके दोनों स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ये अलग हो जाएंगे कैसे, हीट से, लेकिन बाद में क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे जब हमको क्या मिल जाएगी, एप्रोप्रिएट कंडीशन। तो इतना हिस्सा जो ये है ये अलग कहानी है ये। ठीक है, यहां से फिर शुरू हो गया। सेकंड नंबर का OH, सेकंड नंबर का OH प्रेजेंट है इन एवरी न्यूक्लियोटाइड, किसमें, आरएनए में, एज ए रिएक्टिव ग्रुप। वही आरएनए को इस लायक बनाता है कि वो जल्दी टूट जाए। आरएनए को कैटालिटिक भी कहते हैं क्योंकि ये रिएक्टिव भी होता है। डीएनए की बात करें ये रिएक्टिव बहुत कम होता है, तो स्ट्रक्चर वाइज स्टेबल क्या है, ज़्यादा होता है किसकी तुलना में, आरएनए। एमंग द 2 न्यूक्लिक एसिड, डीएनए को हम क्या मान लें, क्या मान लें बेटर, किस हिसाब से, स्टेबिलिटी के हिसाब से। इन फैक्ट द प्रेजेंस ऑफ थाइमीन इन प्लेस ऑफ यूरेसिल, ये भी क्या देता है, एडिशनल स्टेबिलिटी देता है डीएनए को। तेरा डिटेल डिस्कशन बाद में करेंगे, छोड़ो। दोनों डीएनए और आरएनए के पास योग्यता है कि वो क्या कर सकते हैं। इन फैक्ट आरएनए बहुत अनस्टेबल है तो म्यूटेशन बहुत तेज होगा। इसी नाते ऐसे वायरस जिसमें क्या हो, आरएनए जीनोम हो, उनकी लाइफ स्पान छोटी होगी और वो म्यूटेट बहुत तेज होंगे। आरएनए सीधे कोड करता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, तो आसानी से एक्सप्रेस कर जाएगा। लेकिन डीएनए डिपेंडेंट है किस पर, आरएनए पर। काहे के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस की मैकेनिज्म इवॉल्व हुई है अराउंड द आरएनए।
ऊपर के डिस्कशन से क्या समझ में आया? तो कोई हार मानने को तैयार नहीं। आरएनए और डीएनए कैन फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल, लेकिन डीएनए ज्यादा स्टेबल होने के नाते क्या है, प्रिफर्ड है। किसके लिए? स्टोरेज। लेकिन अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो आरएनए क्या है, बेहतर है। हेडिंग डालो आरएनए वर्ल्ड। इस साल आरएनए वर्ल्ड से 2 लाइनें एग्जाम में आ गई, सुन लीजिए। फिर वही कहानी, डीएनए वर्सेस आरएनए, पूरा कथा सुन चुके हैं। अब आरएनए केवल प्रॉपर्टी बता दो। तो आरएनए स्टेबल कम है, रिएक्टिव ज़्यादा है, प्रोटीन सिंथेसिस ये डायरेक्ट कर सकता है, डीएनए पर डिपेंडेंट नहीं है। इवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो बताओ आरएनए पहले बना होगा कि डीएनए? तो आरएनए पहले बनेगा भाई, सिंगल स्टैंड का पहले बन जाएगा। फिर होगा क्या, समय के साथ यूरेसिल की जगह क्या बन जाएगा, थायमिन। कैसे बनता है? तो सिर्फ एक काम करना है, यूरेसिल में 5 नंबर कार्बन पर मिथिल ग्रुप जोड़ दो। जैसे ही मिथिल ग्रुप जोड़ दोगे यूरेसिल का नाम बदल के थायमिन हो जाएगा। तो अगर आपको डीएनए से आरएनए से डीएनए बनाना है तो मान लेते ये आरएनए का एक स्ट्रैंड है, इसमें एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है और यूरेसिल है। तो पहले यूरेसिल को बदलो, इसको थायमिन बनाओ। क्या कर दो, 5 नंबर पर मिथिल लगा दो, 5 मिथाइल यूरेसिल का नाम ही क्या है, थायमिन। तो अब थायमिन बन गया, बस इसकी कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करा दो। भाई एडेनिन की पेयरिंग हो ही सकती थी, सबकी पेयरिंग हो ही सकती, बस ये यूरेसिल समस्या दे रहा था। तो जैसे कुछ चेंज हुआ केमिकल में समय के साथ, वैसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन हुआ। और जैसे थायमिन बना वैसे कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग पूरी हो गई, और वैसे डबल स्टैंडर्ड हो गया, वैसे डीएनए बन गया। तो समय के साथ डीएनए कहाँ से इवाल्व हुआ? तो कहोगे डीएनए आरएनए से ही इवाल्व हुआ है। कैसे? विद फ्यू चेंजेज। इसमें एक चेंज हम आपको बता रहे हैं। क्या? एक चेंज ये बता रहे हैं कि भाई जो यूरेसिल था उसकी जगह क्या आ गया, थायमिन। एक और चेंज आया डीएनए में। डीएनए और आरएनए में एक बहुत बड़ा अंतर है। क्या? डीएनए के पास रिपेयर की प्रॉपर्टी है। ये समझ लो क्या है, एनसीईआरटी में दिया नहीं है डिटेल में। इधर देखो, जैसे मान लेते ये डीएनए है, यहाँ एडेनिन है तो यहाँ थायमिन है, यहाँ थायमिन है तो यहाँ एडेनिन है, यहाँ ग्वानिन है तो यहाँ साइटोसिन है, और यहाँ साइटोसिन है तो यहाँ, ये सब कुछ सही चल रहा तो कोई दिक्कत है। मान लेते किसी कारणवश यहाँ चेंज हो गया, यहाँ मान लेते हैं कि एडेनिन आ गया, तो इसका मतलब ये पेयर खराब गया, पेयर खराब हो गया, म्यूटेशन हो। लेकिन डीएनए के पास ये योग्यता है कि इसको रिपेयर कर लेगा और इसको हटा करके इसकी जगह फिर से क्या लगा देगा, साइटोसिन लगा देगा। ये क्वालिटी आरएनए के पास नहीं है। आरएनए में जो डैमेज हो गया कि हटाओ, कोई बात नहीं, नया बनाएंगे, देखा जाएगा। तो डीएनए में क्या खास बात है कि रिपेयर कर लेता है, और अगर वो रिपेयर कर लेगा तो जो चेंज हुआ होगा वो फिर सही हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी बनी रहेगी। डीएनए में ये क्वालिटी नहीं है। तो डीएनए आरएनए में एक और अंतर आ गया। क्या? डीएनए के पास रिपेयर की एबिलिटी है, आरएनए के पास वैसी रिपेयर की एबिलिटी नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? 5 क्वेश्चन है केवल, यही लिखे, अभी पढ़ लेंगे, लिख लेना अब आराम से। सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल कौन है? आरएनए है। आरएनए के पास क्या योग्यता है? सिंगल स्ट्रैंड है, अनस्टेबल है, रिएक्टिव है, कैटालिटिक है, मैसेंजर है, एडाप्टर है, जेनेटिक मटेरियल। ये सब योग्यताएं आरएनए की हो गई, आरएनए वर्ल्ड है। प्रोटीन सिंथेसिस की मैकेनिज्म किसके चारों तरफ बनी? आरएनए। फिर आरएनए से ही इवाल्व हो गया क्या? डीएनए, कुछ चेंज करके, स्पेशली यूरेसिल की जगह थायमिन आ गया। एक और चेंज आ गया, क्या? स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई, बहुत सारे फैक्टर उसमें आ गए, और सबसे इंपॉर्टेंट उसके पास रिपेयर करने की योग्यता आ गई। तो पहले एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, फिर लिख लेते हैं। कह रहा ऊपर का जो डिस्कशन है उससे बताओ कौन पहला जेनेटिक मटेरियल है, वो भी यहाँ बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ से टिक करो, आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। एक क्वेश्चन कह रहा है इट इज नाउ इनफ एविडेंस टू सजेस्ट दैट, ये लाइन इसी साल एग्जाम में आई है, इसेंशियल लाइफ प्रोसेस जैसे कि मेटाबॉलिज्म है, ट्रांसलेशन है या स्प्लाइसिंग है, ये तीनों शब्द याद रखिएगा।
अभी आगे पढ़ाएंगे। ये इवाल्व हुए क्या, अराउंड आरएनए। दूसरा सवाल, आरएनए काम कर सकता है जेनेटिक मटेरियल का, इसमें कोई शक ही नहीं है। ये काम कर सकता है किसका, कैटालिस्ट का भी, ये एंजाइम का भी काम करता है। बहुत सारी रिएक्शन है जो आरएनए कैटालिस्ट से होती, प्रोटीन के एंजाइम से होती नहीं। आरएनए चूंकि कैटालिस्ट है तो बहुत ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव है, तो मजबूरी में बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। समय के साथ डीएनए इवाल्व हो गया, कहाँ से, आरएनए से। कैसे, केमिकल मॉडिफिकेशन, जिसने डीएनए को क्या बना दिया, ज़्यादा स्टेबल बना दिया और उसको डबल स्टैंडर्ड बना दिया, साथ में कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड दे दिया, जिसने मजबूर कर दिया कि हम चेंज होने नहीं देंगे बाई इवॉल्विंग प्रोसेस ऑफ रिपेयर। तो ये रिपेयर कहाँ आया, डीएनए में आया, किसमें नहीं, आरएनए। तो 4 क्वेश्चन है। पहला, जेनेटिक मटेरियल कौन है, एसेंशियल लाइफ प्रोसेस किसके चारों तरफ आए, प्रोटीन सिंथेसिस किसके चारों तरफ आए, क्वालिटीज कौन सी हैं और चेंजेस क्या हुए। लिखो। हेडिंग तो इतनी बड़ी डाले हैं, आरएनए वर्ल्ड, आरएनए की दुनिया, है ना। जान तो कहा हेडिंग डाले हैं, पिछले पूरे कंपटीशन में आरएनए जीत रहा था, लेकिन आखिरी में किसको जिता दिए, डीएनए को। तो ये कंसोलेशन प्राइज दिया गया आरएनए को कि तुम्हारे नाम पर एक बड़ी हेडिंग रखेंगे, आरएनए वर्ल्ड। ठीक है, तो देखो भैया आरएनए वर्ल्ड। आरएनए इज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। दूसरा सब क्वेश्चन ही क्वेश्चन लिखना है। इसेंशियल लाइफ प्रोसेस इवॉल्व अराउंड आरएनए। तीसरा, प्रोटीन सिंथेसिस मैकेनिज्म इवॉल्व अराउंड आरएनए। चौथा, आरएनए लेस स्टेबल है, मोर रिएक्टिव है, जेनेटिक मटेरियल भी है, स्ट्रक्चरल भी है, मैसेंजर भी है, एडाप्टर भी है, और कैटालिटिक या एंजाइम की तरीके से है, क्योंकि आरएनए एंजाइम भी पाए जाते हैं। फिर आता है डीएनए, फिर वही कहा, डीएनए इवॉल्व फ्रॉम, कहां से, आरएनए। कैसे, बाई केमिकल मॉडिफिकेशन। बताओ भैया क्या केमिकल मॉडिफिकेशन हुआ है, यूरेसिल की जगह थाइमिन आया है। थाइमिन इन प्लेस ऑफ यूरेसिल। और क्या चेंज आया है, डबल स्टैंडर्ड हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री
पेयरिंग हो गया, इवाल्व मैकेनिज्म ऑफ, ये सबसे बड़ी बात हो गई। चल ध्यान से, हाइड्रोजन रेप्लिकेशन, सुन लीजिए। पहला सवाल है कि रेप्लिकेशन कौन सी घटना है? तो ऐसी कोई भी घटना जिसमें एक डीएनए से दो डीएनए बन जाए, बस इतना। डीएनए से डीएनए बनाना या एक डीएनए से दो बनाना, या ये भी तो कह सकते हो पैरेंटल डीएनए से डॉटर डीएनए बनाना, बात एक ही है। डीएनए से डीएनए बनाओ, एक डीएनए से दो बनाओ, या पैरेंटल से डॉटर डीएनए बनाने की जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस का नाम रेप्लिकेशन। एक क्वेश्चन। दूसरा, जब कभी डीएनए से डीएनए बनेगा तो कई टाइप होते हैं डीएनए से डीएनए बनने के। इसमें जो एक मोस्ट कॉमन टाइप है उसको सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा रेप्लिकेशन कैसे होगा तो कहोगे सेमी कंजर्वेटिव होगा। डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव क्या होता है वो भी अलग से आपको बताएंगे कि ऐसी कोई भी प्रोसेस जब डीएनए बन के तैयार हो तो उसमें डीएनए में दो स्ट्रैंड होते हैं। अगर एक स्ट्रैंड पुराना हो और एक स्ट्रैंड नया हो, किसी एक डीएनए में मौके पे दो स्ट्रैंड होते हैं, अगर एक पुराना हो और एक नया हो, इसी को सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, इस बात को सबसे पहले किसने प्रपोज किया? तो आंसर देंगे वही, क्या? वाटसन एंड क्रिक। एनसीईआरटी में लिखा है कि जैसे ही उन लोगों ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, फिर उसका आराम नहीं किए थे, वो काम करते रहे। तो तुरंत बाद ही इन लोगों ने बता दिया कि जब डीएनए फंक्शन करेगा और अपनी कॉपी बनाएगा तो कैसे बनाएगा, तो सेमी कंजर्वेटिव वे से बनाएगा। वो क्या होता है भी अलग से डिटेल में देखेंगे। तो क्वेश्चन है कि सेमी कंजर्वेटिव होता है, ये दुनिया को बताया किसने? तो कहोगे वाटसन एंड क्रिक ने। लेकिन जैसे क्वेश्चन बदलेगा आंसर बदल जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा सेमी कंजर्वेटिव होता है, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया? तो जैसे प्रूफ कहेंगे वैसे नाम बदल जाएगा। प्रूफ में भी दो क्वेश्चन है, एक ऑप्शन मिलेगा मैथ्यू मिशेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल, या तो ये आंसर सही हो जाएगा। कभी कभार ये आंसर भी सही नहीं होता है, कभी कभार टाइलर सही हो जाते हैं। तो क्यों आंसर अलग अंतर आ जाता है? तो ध्यान से सुनिएगा। अगर क्वेश्चन पूछे सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट में होता है तो तुरंत आप मिशेल्सन एंड स्टाल बताओ। लेकिन क्वेश्चन में कहीं यूकैरियोट लिख दिया या क्वेश्चन में कहीं क्रोमोसोम लिख दिया कि क्रोमोसोम में जेनेटिक मटेरियल या डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, इसको एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूफ किया, तो तुरंत आंसर बदल जाएगा। क्रोमोसोम में या यूकैरियोट में सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन टाइलर ने प्रूव किया था। ठीक है, तो टेलर या टाइलर कुछ भी कहो, नाम चाहे जो बिगाड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल है कब ये घटना घटी? तो प्रपोजल तो 1953 का है, क्योंकि डीएनए डबल हेलिक्स तो 1953 में आया था। लेकिन इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मिशेल्सन एंड स्टाल ने कब दिया? तो कहोगे 1958 में दिया। कब दिया? 1958। इस चैप्टर में बहुत साइंटिस्ट और बहुत ईयर हैं, कुछ भी कुछ एग्जाम में आ सकता है। लेकिन फिर आते हैं टाइलर, उन्होंने भी कब एक्सपेरिमेंट किया? तो उनका भी एक्सपेरिमेंट 1958 का है। दो क्वेश्चन और हैं बस। मिशेल्सन एंड स्टाल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किस पर किया था और क्या यूज किया था? तो कहोगे वो बैक्टीरिया ई कोलाई पर किए थे। एक क्वेश्चन। क्या यूज किए थे? तो कहोगे हैवी एंड लाइट आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। हैवी आइसोटोप को 15N कहते हैं, लाइट आइसोटोप को 14N कहते हैं। और क्या यूज किया था? तो कहोगे इन्होंने एक टेक्निक यूज की थी, एक टेक्निक यूज की थी, सेंट्रीफ्यूगेशन सेपरेशन टेक्निक। याद रखिएगा, रेडियो ट्रेसर टेक्निक नहीं थी। कौन सी टेक्निक थी? सेंट्रीफ्यूगेशन सेपरेशन टेक्निक। और इस टेक्निक की मदद से
हैवी डीएनए को लाइट डीएनए से अलग कर दिया था। किस मीडियम में? ये भी लिखा क्वेश्चन में, सीजियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड के मीडियम। फिर क्वेश्चन आता है टायलर ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था? तो कहोगे टायलर ने एक्सपेरिमेंट किया था विसिया फाबा या फाबा बीन पर, और क्या यूज किया था? तो वहां रेडियो एक्टिव थाइमिडीन यूज किया था। तो अगर रेडियो एक्टिव थाइमिडीन यूज करेंगे तो टेक्निक क्या सेंट्रीफ्यूगेशन सेपरेशन होगी? नहीं, रेडियो ट्रेसर टेक्निक होगी। और उन्होंने क्या सिद्ध किया था कि क्रोमोसोम में डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। और इन्होंने क्या सिद्ध किया था? प्रोकैरियोट में डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव। इतनी थ्योरी है, इसको लिखना है। फिर से सुना देते हैं, फिर आराम से लिख लीजिएगा। और उम्मीद करते हैं कि रटने वाले सवाल आपके इसी से ही हो जाएंगे। फिर केवल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होगा मैथ्यू मिशेल्सन एक्सपेरिमेंट वाला, उसके जुड़े अलग सवाल बता देंगे। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि एक पेरेंटल डीएनए से दो डॉटर डीएनए बनाए जाए। ये कुछ ऐसे होता है कि मान लेते हैं पेरेंटल डीएनए में दो स्ट्रैंड होते हैं, ये दो स्ट्रैंड हैं, ठीक है, ये दोनों एक साथ हैं तो एक कंप्लीट डीएनए है। फिर ये दोनों अलग हो जाएंगे। जब अलग हो जाएंगे तो ये अपने बगल में नया बना लेंगे और ये अपने बगल में नया बना लेंगे। तो जब कभी डीएनए बनेगा तो एक पुराना होगा और एक नया स्ट्रैंड होगा। इसी को कहेंगे क्या? सेमी कंजर्वेटिव। डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। ये दुनिया को किसने बताया? तो वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में बताया। लेकिन ये सेमी कंजर्वेटिव होता है, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया? तो आंसर देने से पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ोगे। प्रोकैरियोट में प्रूव किए कि यूकैरियोट में। अगर प्रोकैरियोट में प्रूव करने को पूछेगा तो मिशेल्सन एंड स्टाल कहोगे और यूकैरियोट में टायलर कहोगे। मिशेल्सन एंड स्टाल ने एक्सपेरिमेंट किस पे किया, क्या यूज किया, कौन सी टेक्निक यूज की, और टायलर ने किस पर एक्सपेरिमेंट किया, क्या यूज किया, कौन सी टेक्निक। क्लियर है? अब लिखो। रेप्लिकेशन एक ऐसा तरीका है जिसमें किसी पर्टिकुलर डीएनए, जैसे मान लेते हैं कि ये डीएनए है, इसको हम पेरेंटल डीएनए कह सकते हैं। अब लिखते चले, इसके दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे। ये स्ट्रैंड भी अलग हो गया, ये स्ट्रैंड भी। इसके आधे बेस इधर लिखे हैं और इसके आधे बेस इधर लिखे हैं, ठीक है। इन दोनों को हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। इसको भी हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे। फिर रिजल्ट ये होगा कि ये टेम्पलेट स्ट्रैंड और ये टेम्पलेट स्ट्रैंड दोनों अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को बना लेंगे। ये हमने लिख दिया टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये उसके 5 बेस, और ये टेम्पलेट स्ट्रैंड और ये उसके 5 बेस। अब देखो, ये कॉम्प्लीमेंट्री इसके बगल में बन गया, ये कॉम्प्लीमेंट्री इसके बगल में बन गया, और ये कॉम्प्लीमेंट्री इसके बगल में बन गया। तो अब दोनों क्या हो गए? ये भी क्या है और ये भी क्या है? ये है डॉटर डीएनए और ये भी क्या है? डॉटर डीएनए। एक और खास बात, इस डॉटर डीएनए में ये वाला स्ट्रैंड कौन सा है? ये न्यू स्ट्रैंड है। और जबकि ये कौन सा है? ओल्ड पेरेंटल स्ट्रैंड है। ऐसा कोई भी तरीका जिसमें किसी डॉटर डीएनए में एक नया बने, एक पुराना रह जाए, उसको कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। तो यहां डीएनए बेटा कितने थे? तो यहां
एक डीएनए थे तो यहाँ कितने डीएनए हो गए? यहाँ एक डीएनए था और यहाँ कितने डीएनए हो गए? तो एक डीएनए से दो डीएनए बनाओगे, इसी का नाम रेप्लिकेशन या डीएनए रेप्लिकेशन। और डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है? तो कहोगे सेमी कंजर्वेटिव होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि डॉटर डीएनए विद वन ओल्ड पेरेंटल स्ट्रैंड and one new synthesized strand। लिख लो। Replication of DNA is process of making copy of DNA that is from parental DNA to daughter DNA। दोनों both parental strand act as टेम्पलेट डीएनए। अच्छा, टेम्पलेट डीएनए कौन होता है? वो डीएनए जो नए स्ट्रैंड के बेसेज को डायरेक्ट करे। क्या? इधर देख लो जरा। जैसे मान लेते ये है, यहाँ ए है, यहाँ टी है, यहाँ सी है, यहाँ सी है, और ये टेम्पलेट है। तो ये बगल वाले स्ट्रैंड जो बन रहा है उसे अंत क्या कह रहा है? कह रहा बस हमको देख के बनाओ। क्या? हमारे में ए है तो अपने यहाँ टी बना लेना, हमारे में टी है तो अपने यहाँ ए बना लेना, हमारे में सी है जी बना लेना, हमारे में सी है जी बना लेना। तो वो स्ट्रैंड जो नए बनने वाले स्ट्रैंड के बेस सीक्वेंस को तय करता हो उसका नाम टेम्पलेट। तो बताओ, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट काम करते हैं? दोनों करते हैं। ये क्या होता है? तो कहोगे स्ट्रैंड दैट डायरेक्ट बेस सीक्वेंस ऑफ न्यू सिंथेसाइज स्ट्रैंड। अच्छा, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन मतलब क्या है? डॉटर डीएनए हैज वन पेरेंटल strand and one new strand। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन प्रपोज बाय क्या? तो कहोगे वाटसन एंड क्रिक। और कब?
1953। लेकिन क्वेश्चन बदला, आंसर बदला। एक्सपेरिमेंटली प्रूव बाई, तो तुरंत दो साइंटिस्ट दोगे। एक का नाम मीसेल्सन एंड स्टाल और दूसरा टाइलर। ये कब किए? 1958। और ये भी कब किए? 1958। हाँ, अगर कहीं मान लो दोनों दिया हो तो इतना क्यों लिखा हो, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन एक्सपेरिमेंटली प्रूव बाई, ये ना लिखा हो किसमें किसमें, कुछ ना लिखा हो, तो आप सीधे यही लगाओगे। ये किसमें किए थे? और ये किसमें किए थे? यूकैरियोट। बस दो लाइनें और। मीसेल्सन ने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था और क्या एक्सपेरिमेंट किया था, बस वही दो तीन क्वेश्चन है। डिटेल आगे पढ़ेंगे हम लोग। मीसेल्सन एंड स्टाल प्रूव सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट या बैक्टीरिया, कौन सा? ई कोलाई। कैसे? बाय यूजिंग हैवी, हैवी का मतलब हैवी एंड लाइट आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। और हैवी आइसोटोप कौन था? 15N। और लाइट कौन सा था? 14N। हैवी एंड लाइट आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन विद सेंट्रीफ्यूगेशन सेपरेशन टेक्निक टू सेपरेट हैवी एंड लाइट डीएनए इन कौन सा? सीजियम क्लोराइड मीडियम। सब क्वेश्चन है ये। कौन सा टेक्निक है? सेंट्रीफ्यूगेशन सेपरेशन टेक्निक। हैवी और लाइट डीएनए या नाइट्रोजन किसमें अलग कर दिए? सीजियम क्लोराइड। आखिरी टाइलर। प्रूव कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट या क्रोमोसोम बाई कैसे?
एक्सपेरिमेंट ओवर किस पर, या इसी को फाबा बीन बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव थाइमिडीन, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन एंड रेडियो ट्रेसर टेक्निक। टू सेपरेट रेडियो एक्टिव एंड नॉन रेडियो एक्टिव डीएनए स्ट्रैंड। बस